हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के सेशन में हम क्रिया का जो नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ था, यानी कि प्रयोग या संरचना के आधार पर जो आपकी क्रिया के भेद होते हैं उनको पढ़ेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने अपनी रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ा है, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, यानी कि एक बार आपका ये पूरा क्लियर हो जाए। हालांकि क्लियर होगा क्योंकि प्रॉपर अच्छे तरीके से कल एक्सप्लेन किया है, बट फिर भी आज का सेशन शुरू करने से पहले हम एक बार पीछे की चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती है, क्रिया की परिभाषा, क्रिया की विशेषताएं, साथ ही साथ क्रिया जो है वो धातु से बना होता है। तो धातु क्या होते हैं, मूल धातु, यौगिक धातु क्या होता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि प्रयोग के आधार, अगर हम बात करेंगे तो रचना के आधार पर आपकी क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, एक होता है आपका अकर्मक और दूसरा होता है आपका बच्चे सकर्मक। ठीक है, तो ये दो हमने पढ़ा था कल। ठीक, अब यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था और हमने देखा था कि जब हम क्या करेंगे, आपकी सवाल पूछेंगे तो जब आपकी क्रिया जवाब देती है तो हम क्या देखते हैं कि जो जवाब के रूप में आया है उसे हम कर्म कहते हैं, और जब हमें जवाब नहीं मिलता तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कर्म की उपस्थिति नहीं है। यही पढ़ा था ना। अकर्मक को हमने डिवाइड किया था, तो हमने कहा था कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधन कर्मक, और अगर हम बात करेंगे तो अ का मतलब अभाव और कर्मक का मतलब कर्म करने वाला। ठीक है, यही चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब इसमें हमने कहा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं राम खाता है, तो यहाँ पे खाना क्या है बच्चे, खाना आपकी क्रिया है, और यहाँ पे कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कल हमने बात की थी तो हमने कहा था कि आपकी क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, आपकी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो पूर्णतः अकर्मक है और पूर्णतः सकर्मक हैं। तो हम अगर बात करेंगे, अगर कभी ऐसे इंडिविजुअल आपको दे दिया गया और आपके पास 4 क्रियाएं हुई और उसमें से पूछ लेगा कि कौन सा सकर्मक और अकर्मक बताना है या फिर कौन सा सकर्मक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उन चारों ऑप्शंस के आगे क्या लगाना है। जब आप क्या का जवाब ढूंढोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जिसका जवाब नहीं आ रहा है वो क्या है, वो आपका जो है वो अकर्मक है, बाकी तीनों के तीनों सकर्मक है। ऐसे करके आप डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी कि जब वाक्य में दिया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे क्या है, कर्म नहीं है, तो ये मेरा अकर्मक है। लेकिन जब वाक्य में नहीं दिया हुआ है और सिर्फ स्वतंत्र रूप से क्रिया है, तब आपको बताने के लिए क्या करना होगा, क्या किसको से सवाल करना होगा। जो जवाब मिलेगा तो सकर्मक और जवाब नहीं मिलेगा तो अकर्मक। ठीक, उसी तरीके से सकर्मक यानी कि सधन कर्मक, और इस कर्मक का क्या मतलब है बच्चे, स का मतलब साथ और कर्मक का मतलब कर्म करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपका ये क्लियर हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो हमने कल की क्लास में यही पढ़ा था, इतनी सारी चीजें हमारी समझ में आ चुकी थी। हमें सकर्मक कैसे पहचानना है, अकर्मक कैसे पहचानना है, अकर्मक में कर्म की उपस्थिति होती है या नहीं होती है, और सकर्मक में कर्म उपस्थित होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में पढ़ ली है। साथ ही साथ ये भी पढ़ा था, जब हम विशेषताओं की बात कर रहे थे तो कोई भी वाक्य क्रिया के बिना नहीं हो सकता, ये भी हमें पता है। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे प्रयोग या संरचना के आधार पर आपकी क्रिया के जो भेद होते हैं उनको जानेंगे। जैसे हमने पढ़ा है संयुक्त क्रिया, हमने देखा है सहायक क्रिया, अगर हम बात करें तो पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। हालांकि नाम से समझ में आ गया होगा कि इस पे हम क्या बात करने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे हम समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया, तो सबसे पहले प्रयोग के आधार पर हम संयुक्त क्रिया की बात करते हैं। अब ये संयुक्त क्रिया क्या है, संयुक्त मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ, यानी कि एक साथ आए हैं। अब ये एक साथ कौन आए हैं, तो दो क्रियाएं जब एक साथ संपन्न हो रही होती हैं, या दो क्रियाएं एक साथ जब आती हैं, या फिर ये कहिए कि एक धातु और एक क्रिया एक साथ आती है, तो हम उसे क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब जैसे हम बात करते तो हम कहते हैं ना, मैं उठ बैठा, मैं उठ बैठा। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि मैं उठ बैठा, अब यहाँ पे उठ भी है और बैठा भी है, यानी कि एक नहीं दो क्रियाएं हैं यहाँ पे। लेकिन हम बात किसकी करेंगे, हम सिर्फ एक ही को काउंट करेंगे। मैं उठ क्या है बच्चे, धातु, और बैठा क्या है आपकी क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ,
दो क्रियाएं आई हैं लेकिन दोनों मिलकर के एक ही बात बता रही हैं, यानी एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं, यानी दो क्रियाएं साथ में आती हैं और एक ही कार्य को संपन्न कर रही हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, संयुक्त क्रिया हो जाती है, जहां पे एक धातु और एक क्रिया का योग होता है, या फिर हम देखेंगे तो दो क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न क्रियाएं आपस में मिलकर किसी एक क्रिया को पूर्ण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। देखो नाम से ही क्लियर हो जाता है, संयुक्त, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, हम कहते हैं ना संयुक्त परिवार, यानी कि आपकी ज्वाइंट फैमिली की हम बात करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको वही याद रखना है कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलेंगी लेकिन कार्य एक ही सिद्ध करेंगी, यानी कि कार्य एक ही होगा, बहुत सारे कार्य यहाँ पे संपन्न नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, उदाहरण रोना व लगना ने मिलकर रोने लगा का निर्माण किया। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने बोला उठ बैठा, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया उठ बैठा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें रोने लगा, रोने लगा, लगना और रोना दो क्रियाएं हैं। ठीक है, और हमने कहा रोने लगा, यानी हम एक ही क्रिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कार्य एक ही सिद्ध हो रहा है लेकिन इस्तेमाल दो क्रियाएं हो रही है, रोना और लगना। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है, पहुंच व जाना ने मिलकर पहुंचना या गया का निर्माण किया है। ठीक है, पहुंचना एक शब्द आपने सुना होगा, तो वो भी क्या होते हैं, दो क्रियाओं के योग से बनी होती है। ठीक है, पीना एवं लेना जोड़कर पी लिया, पढ़ने में लगाना जोड़कर पढ़ने लगी, बरसने व लगने में मिलकर बरसने लगा। यानी कि क्या होता है, अगर आप देखोगे तो दो क्रियाओं को हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ रहे हैं, और जब हम आपस में जोड़ेंगे तो हम काम जो है वो दो क्रियाएं मिलकर एक ही करेंगी। तो वही यहाँ पे भी बताया गया है कि जब क्या होगा, दो क्रियाएं जैसे रोना व लगना मिलकर रोने लगा, पढ़ना व लगना मिलकर पढ़ने लगा, यानी कि क्या हुआ, दो क्रियाएं हैं पढ़ना और लगना, लेकिन इस्तेमाल किस रूप में हो रही, एक रूप में, संयुक्त है, यानी कि जॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त क्रिया कहलाएगा। संयुक्त क्रिया के कुछ उदाहरण, मीरा महाभारत पढ़ने लगी, प्रियंका ने दूध पी लिया, मोहन नाचने लगा, राम विद्यालय से लौट आया, किशोर रोने लगा, वह घर पहुंच गया, आज पढ़ना लिखना होगा, हम पढ़ाई कर चुके, पानी बरसने लगा और राम खेलने लगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो भी इस्तेमाल हुआ है दो दो क्रियाओं को साथ में लेकर के आया है, यानी कि बात बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रही है, दो क्रियाओं का योग हो रहा है लेकिन कार्य एक ही सिद्ध हो रहा है, उसे हम संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। अब संयुक्त क्रिया की भी कुछ भेद होते हैं, आपको वो याद नहीं रखने, बस वो आप जब पढ़ते जाओगे तो खुद ही खुद समझ, नाम से ही समझ में आ जाता है। जैसे कि आरंभ बोधक हो गया, इच्छा बोधक हो जाता है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अनुमति बोधक, नित्य बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक और शक्ति बोधक। अब अगर आप इसे पढ़ोगे, आरंभ मतलब कि आपके वाक्य को पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि इस क्रिया के माध्यम से किसी कार्य के शुरू होने का बोध हो रहा है, या समाप्ति बोधक, समाप्त होने का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे वाक्य आपको जब मिलेंगे तो आप उसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाता है कि आपको पर्टिकुलरली बताना है कि समाप्ति बोधक है, इच्छा बोधक है, आरंभ बोधक है, निश्चय बोधक है, शक्ति बोधक है, तो ये आपसे नहीं पूछता, बट आपको एक बार बस इसका नाम पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे, अब देखो हर वाक्य में अपना तरीका है ना, जैसे कि पढ़ने लगी यानी किसी कार्य की शुरुआत हुई है, दूध पी लिया यानी किसी कार्य की समाप्ति हुई है, तो क्या हो रहा है, हर एक वाक्य अपना एक इंटेंशन लेके चल रहा है, यानी कि उसमें क्रिया जो है वो अपने आप को बता रही है कि हम किस तरीके से इस्तेमाल में आ रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे जो भेद किया गया है वो उसी आधार पे कि क्रिया किस रूप में वाक्य में इस्तेमाल में आ रही है, या फिर किस रूप में वो कार्य को शुरू करा रही है या फिर कार्य को समाप्त करा रही है, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका, इसके अतिरिक्त सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं होती हैं। अब देखो ऐसा है कि जितना आप इसको अच्छे से पढ़ोगे उतनी ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और जितना सवाल आपसे पूछा जाता है उसमें होता है ये कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल जब भी बनेंगे तो आपको ऐसा होता है कि बस कहीं पे फंसाया जाए, ऐसा कोशिश किया जाता है।
पर अगर आपने एक बार पहचानना शुरू कर लिया कि संयुक्त क्रिया है यहाँ पे, जैसे कि दो क्रियाओं का योग हो रहा है और एक ही कार्य संपन्न हो रहा है, दिमाग में इतना फिट है तो किसी से भी बना लो, किसी भी दो क्रिया को उठा करके बनाया गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ वो जो पीछे हम पढ़ रहे थे उसी का ये एक्सटेंशन रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अकर्मक तथा सकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं, यानी अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती हैं। भाग जाना, सो जाना, गिर जाना, सोच लेना, पत्र लिखना, भेज देना, किताब खरीद लेना, बचा लेना। अब यहाँ पे किताब अगर है हटा भी दो तो खरीद लेना, बचा लेना। अब यहाँ पे क्या है, सोच लेना, क्या सोच लेना। उसी तरीके से भाग जाना, अब यहाँ पे भाग जाना में तो क्या भाग जाना नहीं होता, कौन भाग गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो ये अकर्मक और सकर्मक हो जाएगी, परंतु यहाँ पे हमें अकर्मक और सकर्मक नहीं पहचानना है। यहाँ पे हमें सिंपल ये पहचानना है कि आपके दिए गए वाक्य में किस क्रिया का इस्तेमाल किया गया, पूर्वकालिक है, नाम धातु है, या प्रेरणार्थक है, या हमारा क्या है, तो संयुक्त क्रिया। तो हमें बस इतना ही पता करना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे उसी को एक्सटेंड करके एक्सप्लेन किया गया है। और अगर हम बात करेंगे, जैसे मैं गा सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया से गाना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है। हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। ऑब्वियसली जो भी हमारा कन्वर्सेशन होता है, यानी बातचीत जो भी होती है, हम क्या करते हैं, संयुक्त क्रिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। यानी कि दो क्रियाएं आती हैं हमारे वाक्य में, लेकिन कार्य एक ही सिद्ध कर रही होती हैं। और ये बार बार परिभाषा में आपके बोल रही हूँ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि बार बार बोलने के बाद ये परिभाषा आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ठीक है। चलिए, आरंभ बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से कार्य के आरंभ होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, आरंभ बोधक। नाम से ही क्लियर है कि जब कोई कार्य शुरू होने वाला होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आरंभ बोधक कहेंगे। जैसे वह लिखने लगा, यानी कि वो क्या, वह पढ़ने लगा। पानी बरसने लगा, श्याम खाने लगा, वह जाने लगा। यानी कि जब भी कोई कार्य शुरू होगा उसे हम क्या कहेंगे, आरंभ बोधक। दूसरा, समाप्ति बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की पूर्णता, व्यापार की समाप्ति का बोध हो, वह समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया है। जैसे वह लड़का जा चुका है, ठीक है। पीछे हमने एग्जांपल देखा था कि श्याम दूध पी चुका है, यानी कि दो आपकी कार्य हो चुका है, यानी कि आपका कार्य संपन्न, या फिर पी लिया है तो क्या हो गया, आपका संपन्न हो गया कार्य। राधा कपड़े सी चुकी, सीता पढ़ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका समाप्ति बोधक हो जाएगा। वाक्य पढ़ते ही आपको क्लियर समझ में आएगा कि कार्य संपन्न हो चुका है, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, समाप्ति बोधक। अनुमति बोधक, जिस संयुक्त क्रिया से कार्य करने की अनुमति देने का बोध हो वह अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मुझे जाने दो, अब यहाँ पे क्या है, मुझे जाने दो। ऑब्वियसली क्या किया जा रहा है, अनुमति मांगा जा रहा है कि मुझे जाने दो। अब ये जाने दो, दो क्रियाएं हैं पर कार्य एक ही संपन्न कर रहे, ठीक है। श्याम को आराम करने दो, यह क्रिया देना धातु के योग से बनती है। अब आते हैं नित्याबोधक। अब यहाँ पे जब अभी तक आरंभ बोधक या समाप्ति बोधक, या फिर अगर हम बात करेंगे अनुमति बोधक, तो आपने पढ़ा तो नाम से ही समझ में आ गया, शाब्दिक अर्थ से ही आपको परिभाषा आ गई, साथ ही साथ शाब्दिक अर्थ से आपको ये भी समझ में आ गया कि किस रूप में क्रिया यहाँ पे इस्तेमाल होगी। अब आता है नित्याबोधक, तो यहाँ पे क्या कार्य किया जा रहा होगा, तो जहाँ कार्य की नित्यता, उसके बंद न होने का भाव प्रकट हो, वहां नित्याबोधक हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो नित्याबोधक, नित्यता यानी कि जो भी चल रहा है वो चलता ही रहे, या फिर वो उसी रूप में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं नित्यता बोधक। यानी कि क्या हो, वो नित्य प्रतिदिन, कहते हैं ना कि वह नित्य प्रतिदिन, नित्य प्रतिदिन यानी हर दिन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कार्य क्या हो, चल रहा हो, कार्य के रुकने के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, कार्य के समाप्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, कार्य के चलते रहने के बारे में बात होती है, तो वो आपका नित्य बोधक हो जाता है। जैसे कि वह पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पानी बरस रहा है, धूप निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका नित्य बोधक हो जाएगा। निश्चय बोधक, नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या होगा बच्चे, वहां पे निश्चितता का बोध हो रहा होगा। यानी कि अगर आप बात करोगे तो निश्चयता का बोध हो, निश्चय नाम से ही क्लियर है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, निश्चय बोधक। अब यहाँ पे क्या कहा, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य व्यापार की निश्चितता का ज्ञान हो उसे हम निश्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह बीच में ही बोल पड़ा, उसने कहा माँ, यहाँ पे माँ जो है वो गलत है, ठीक है। वह गिर पड़ा,
अब दे ही डालो, अब कह चुके ना, ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा कन्वर्सेशन चल रहा हो या फिर कोई भी कन्वर्सेशन चल रहा हो, और अगर हम बात कर रहे हो और उस कन्वर्सेशन के बीच में मान लीजिए किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, तो अब तो तुमने बोल दिया ना, अब क्या बोल दिया, बोलना और देना, अब दो क्रियाएं आ गई, लेकिन ये कार्य निश्चित रूप से हो गया, यानी कि इसके निश्चित रूप से होने का क्या हुआ? बोध हुआ। तो आपको किसी कार्य के होने का बोध हो, निश्चित रूप से होने का बोध हो, वो क्रिया जो है, दो क्रियाओं को अगर आप देख पा रहे हो तो क्या हो जाएगा? वो आपका निश्चय बोधक के अंतर्गत आ जाएगा, इच्छा बोधक। अब ऑब्वियस है कि जहां पे आपका क्या हो, इच्छा व्यक्त किया जा रहा हो, यानी कि वह जाना चाहता है, ठीक है। अब अगर मैं कह दूं वह जाना चाहता है, तो जाना और चाहना दो क्रियाएं हैं, और इच्छा यहाँ पे व्यक्त की जा रही है कि वो क्या कर रहा है? वह जाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे है, इससे क्रिया के करने की इच्छा प्रकट होती है। वैसे वह घर आना चाहता है, सुरेश पढ़ना चाहता है, मैं खाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये सारे आपके इच्छा बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। अभ्यास बोधक, अभ्यास का मतलब क्या होता है? जो प्रैक्टिस में, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है इसमें क्रिया को करने के अभ्यास का ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? आपका अभ्यास बोधक के अंतर्गत रखते हैं। और लास्ट है आपका शक्ति बोधक, जिस वाक्य में आपका क्या हो, अगर आपने थोड़ा सा वाच्य पढ़ा होगा तो वाच्य में कहते हैं ना सकना, यानी कि वो जब हम भाववाचक पढ़ते तो कहते हैं कि ये वहां पे सकने की बात होती है, यानी कि आप वो कार्य कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे शक्ति बोधक में भी क्या होता है? उसी के बारे में बात किया जाता है, यानी कि मैं जा सकता हूँ, ठीक है, मैं आ सकता हूँ, तो क्या मैं आ सकता हूँ और जा सकता हूँ, तो यहाँ पे ये जो सकना है यही शक्ति बोधक के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने डिफरेंट यानी कि जो आपके संयुक्त क्रिया है उसके अलग अलग भेदों को पढ़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सब कुछ याद रखना है, नहीं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब आपकी दो क्रियाएं आए और एक कार्य को संपन्न करें तो उसे हम संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। ये सारी चीजें आपको सिर्फ इसलिए बताई गई है ताकि आप अगर थोड़ा और ज्यादा जानना चाहते हो तो आराम से समझो, और बार बार ये चीजें आए, बार बार एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो जितने भी भेद पढ़ाए गए हैं उसमें आपके दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, दो क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, तो बार बार जब आप पढ़ोगे तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि दो क्रियाएं होंगी साथ में, तो वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सहायक क्रिया, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जब हम बात करते हैं इज, एम, आर, तो ये क्या हो जाता है? हैव, हैज, ये सारे क्या है? आपके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक उसी तरीके से आपकी हिंदी में भी कुछ शब्द होते हैं जिसे हम सहायक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, जैसे है, थे। अब ये जो है, थे, यही तो इंग्लिश में है ना बच्चे, बस वो इंग्लिश में, ये हिंदी में। तो ये जो सहायक क्रिया है क्या है? क्रिया को पूर्ण करने में मदद करती है, नाम ही है सहायक क्रिया, यानी हेल्पिंग वर्ब। ये क्या करते हैं? हेल्प करता है, क्या? आपके क्रिया को संपन्न करने में, ठीक है। अब यहाँ पे वाक्य में उपयोग होने वाली मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो क्रिया सहायक के रूप में उपयोग की जाती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। यानी कि ऑब्वियस है, जैसे मैंने कहा राम आम खाता है, ठीक है। अब मैं जब कहती हूँ राम आम खाता है तो राम आम खाता, ठीक है। अब है मैं हटा देती हूँ, तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है, साथ ही साथ पढ़ने में भी अटपटा है, और हो सकता है कि ये हम यहाँ पे समझ भी जाएं, पर जब लॉन्ग टर्म में हम अगर अपने निबंध का निर्माण कर रहे हैं या फिर अगर हम आंसर बना रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाक्य अशुद्ध होने की वजह से सब कुछ गलत हो जाएगा और हम अच्छे से इसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहीं पे अगर मैं जो है बहुत बढ़िया है लगा दूं, था लगा दूं, राम आम खाता था लगा दूं, ठीक है, तो क्या हुआ? ये क्या करेगा? ये खाना जो है, यानी ये जो क्रिया है इसको पूर्ण करेगा। कौन? ये आपके है हो या था हो, या राम आम खा रहा है, रही है, ठीक है। हम कहते हैं ना था, थे, थी, रहा है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्या है? ये सब सहायक क्रिया के रूप में आते हैं जो आपकी मुख्य क्रिया को पूर्ण करने में यानी स्पष्ट रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत करने में मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हिंदी व्याकरण के अनुसार सहायक क्रिया वाक्य में काल का परिचायक होती है। ऑब्वियसली, यानी जैसे ही मैंने कहा
आपकी है, राम आम खाता है, तो क्रिया कब आपकी हो रही है बच्चे, तो प्रेजेंट में। राम आम खाता था, तो क्रिया कब हुई, आपके भूत में। हमने कहा राम आम खा रहा है, तो वर्तमान में चल रहा है। अगर मैं राम आम खा रहा था, तो भविष्य में। राम आम खाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में। यानी कि क्या हुआ, आपकी जो सहायक क्रिया ये भी बताते हैं कि आपकी क्रिया किस वक्त संपन्न हो रही है, यानी क्रिया के संपन्न होने के समय के बारे में बात करते हैं। तभी तो हम काल पढ़ते हैं ना, इसी के बाद तो हम काल पढ़ते हैं। और काल क्या है, काल यही तो बताने के लिए पढ़ा जाता है ना कि क्रिया कब संपन्न हो रही है, ठीक है। तो हमारे व्याकरण में क्या होता है, आपके काल के बारे में बताया जाता है, कहाँ पे, सहायक क्रिया के माध्यम से हम बताते हैं कि हमारा जो क्रिया है वो कहाँ पे संपन्न हो रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आज बारिश हो सकती है, तुम खा रहे हो, वे सब दौड़ रहे थे, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तुम क्या सीख रहे हो, तुम कुछ देख रही हो, वह जाग रहा होगा, मुझे आज आने में देर होगी, निशान चल रहा है। अब ऑब्वियस है कि सहायक क्रिया सबसे आसान है। सहायक क्रिया में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसे हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं। और अगर जब हम क्लास 8th 9th 10th में जब ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है हमें, तो हम अपने सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में। तो हमें इनफैक्ट आज भी स्कूल्स में वैसे ही पढ़ाया जाता है कि क्या किया जाता है, रहा है, रही है, रहे हैं लिखा जाता है, फिर उसी के अनुसार नीचे हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है कि अगर आपके सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे होंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। ठीक वही सेम चीज आपको याद रखनी है कि हिंदी में भी क्या होता है, था, थे, थी, रहा है, रही है, रहे हैं, गा, गे, गी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आपके सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, अब ये प्रेरणार्थक से ही आपको समझ में आ रहा है कि प्रेरणा की बात हो रही होगी, यानी कि प्रेरणा को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन क्या है, यानी कि प्रेरणार्थक का क्या मतलब है। हम मोटिवेशन, जैसे आप क्या करते हो कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, तो आप क्या करते हो, ऐसे टाइम में जाते हो सकता है कि कोई कोट पढ़ो, या फिर हो सकता है कि कोई पोएम सुनो, या फिर हो सकता है कि कोई कहानी सुनो, या फिर हो सकता है किसी मोटिवेशनल इंसान के कोट वो यूट्यूब चैनल देख लो, और आपको लगे कि मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप जाते हो, सुनते हो, फिर आपको वो फीलिंग आती है किस चीज की, कार्य को करने की। अब हो सकता है कि आप वहां से मोटिवेशन लेकर आ रहे हो और अपना कार्य कर रहे हो, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको प्रेरित किया सिर्फ उस कार्य को करने के लिए। या फिर आप जब किसी को मान लीजिए किसी की अचीवमेंट को क्या करते हो, मानते हो कि ये टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है, तो आपने क्या किया, उस अचीवमेंट को अपना मोटिवेशन बनाया, यानी कि उससे आपने प्रेरणा ली कि मुझे वहां पहुंचना है। तो प्रेरणा का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन से क्रिया क्या आएगी, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जो क्रिया संपन्न हो रही है वो स्वयं नहीं किया जा रहा है, यानी कि वो कर्ता स्वयं नहीं करता, वो किसी और से कराता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लीजिए आपके घर में बड़े भाई बहन है, स्पेशली बड़े भाई बहन ही, क्योंकि छोटों की चलती नहीं है ना। तो अगर हम बात करेंगे, आपके घर में कोई बड़े भाई बहन है, तो मान लीजिए पिताजी ने आपसे एक गिलास पानी मांगा, ठीक है, और वो भी आपके बड़े भाई से मांगा या बड़ी बहन से मांगा। उन्होंने क्या करना है, पास ऑन कर देना है। पास ऑन कैसे कर देना है कि यार पानी दे दो, ठीक है। अब उनका सेंटेंस क्या होगा, उन्होंने तुमसे कार्य करवाया, उन्होंने स्वयं कार्य नहीं किया, उन्होंने तुमसे कार्य करवाया। सेम यही चीज आप प्रेरणार्थक क्रिया में भी करते हो, यानी कि कार्य स्वयं करता नहीं करता, कार्य कोई और करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि कुछ लोगों को पढ़ना लिखना आता था, कुछ लोगों को पढ़ना आता था, लिखना नहीं आता था, और कुछ लोगों को कुछ नहीं आता था। तो उस वक्त पे क्या होता था, जब पत्र लिखे जाते थे तो कोई बोलता था और कोई लिखता था। जिसको पढ़ना आता था वो पढ़ लेता था, और जिसको लिखना आता था उसको लिखने का कार्य दिया जाता था। अब उन्होंने क्या, अगर देखा जाए तो वो कार्य स्वयं नहीं कर रहे हैं, पर कार्य उन्हीं का हो रहा है। तो क्या है, उन्होंने पत्र लिखवाया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब कार्यकर्ता स्वयं ना करके किसी और से करवाता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है।
क्रिया का वह रूप जिसे कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो अध्यापक प्रधानाचार्य ने अध्यापक से बच्चों को पिटवाया, या फिर अगर हम बात करेंगे तो प्रधानाचार्य ने अध्यापक से बच्चों को पढ़वाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रधानाचार्य ने खुद कार्य नहीं किया, कार्य किसी और ने किया है, पर कार्य हुआ है। कौन सा कार्य हुआ है, बच्चों को पढ़ाने का कार्य हुआ है। ठीक है, गीता बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। ठीक है, सुरेश आज नौकर से गाड़ी धुलवाता है। ठीक है, धुलवाया। ठीक, आज तुम विजय से चाय बनवाना। अब यहाँ पे क्या है, कार्य स्वयं ना करके किसी और से करवाया जाए तो क्या हो जाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। अब जिस तरीके से हमने सकर्मक और अकर्मक की बात करते हैं, तो जिस तरीके से हमने सकर्मक और अकर्मक में भी देखा था कि रूप परिवर्तित होते हैं, उसी तरीके से आपके यहाँ पे भी रूप क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। यानी कि यहाँ पे भी आपका जो क्रिया है वो बदल जाता है। यानी कि जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे धुलना से धुलवाना। अब यहाँ पे क्या हुआ, धुलवाना आपकी पहली क्रिया हो गई, यानी परिवर्तन पहला हो गया। फिर अगर हम इसमें और परिवर्तन करेंगे तो और परिवर्तन हो जाएगा, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, राम श्याम से कपड़े धुलवाता है, शीला मीना से चाय बनवाती है, रमेश बच्चों को रुलाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम होते हैं। जब वाक्य के किसी शब्द की मूल धातु में आना प्रत्यय लगा हो तो वह शब्द प्रथम प्रेरणार्थक कहलाती है। इसी तरह शब्द की मूल धातु में वाना प्रत्यय लगा हो तो वो क्या हो, अब देखो यहाँ पे कभी कभी, हालांकि आप लोगों से सिंपल सा प्रेरणार्थक क्रिया पूछता है, लेकिन अगर कभी कभी आ गया कि प्रेरणार्थक क्रिया में भी दो होते हैं, जैसे हमने सकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक देखा था, ठीक उसी तरीके से प्रेरणार्थक क्रिया में भी क्या होता है, आपका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। जब हम प्रथम प्रेरणार्थक की बात करते हैं तो आपके मूल क्रिया में, यानी कि जिस क्रिया का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें आना लगाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे द्वितीय का तो उसमें मूल क्रिया में क्या लगाया जाता है, वाना। क्या लगाया जाता है, वाना प्रत्यय लगाया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जीतना क्या है, आपका मूल क्रिया है। अब इसमें हमने लगाया तो क्या हो गया, जीताना। अब यहाँ पे क्या लगा है बच्चे, आना लगा है। ठीक, और यहाँ पे क्या लगा है, वाना लगा है। ठीक है, जिताना और जितवाना, डुबाना और डुबवाना। अब यहाँ पे आपको जब भी क्रिया इस रूप में मिले या जब भी क्रिया इस रूप में मिले, हमेशा याद रखना कि दोनों ही रूप सिर्फ आपको प्रेरणार्थक में मिलेंगे। यानी कि ऑब्वियसली कार्य जब कर्ता स्वयं नहीं कर रहा है तो ये भी पहचान जाओगे, और अगर आप क्रिया के इस रूपों को देखो तो भी आप आराम से पहचान जाओगे कि ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लेंगे। जब किसी एक अक्षर वाली मूल धातु में ला या लवा को जोड़कर धातु की दीर्घ स्वर मात्रा को लघु स्वर मात्रा में परिवर्तित कर दिया जाए तो वाक्य में प्रयोग होने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब यहाँ पे पीना, पिलाना, ठीक है, और पिलवाना। अब सिंपल सा है, जो पीछे आपने पढ़ा ना, आना और वाना वाला, उसको आप इस्तेमाल कर लेना, या वो आपको क्लियर कट व्यू दे देगा कि हम कहाँ बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन सी क्रिया संपन्न हो रही है। जितना इसे आप कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हो उतना कॉम्प्लिकेटेड आराम से हो जाएगी। हम कुछ टर्म्स और भी ऐड कर लेते हैं तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट हम सिंपल फॉर्म में इसे ऐसे कर लेंगे कि हमें ये पता है कि क्रियाकर्ता के द्वारा संपन्न नहीं की जा रही होगी, कोई दूसरा होगा जो ये कार्य कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, श्याम ने बच्चों को रुलाया, ठीक है, श्याम ने बच्चों को नहीं रुलाया, रो कौन रहा है, बच्चा, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे कर्ता कार्य नहीं कर रहा है, जो कार्य हो रहा है वो बच्चे के द्वारा हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसे प्रेरणा मिले कि वो रो रहा है। तो देखने में तो लगेगा कि अरे ये तो यहाँ पे कार्य तो श्याम कर रहा है, लेकिन नहीं, कार्य श्याम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें बस याद रखनी है कि ये वाली क्रिया कौन सी है भैया, बस उतने से आपको अपना आंसर आराम से मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारी चीजें आपकी ना, और जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो खुद ही ये समझ आ जाएगा कि अच्छा ये तो हम अच्छे से पहचान पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे।
कुछ एग्जाम्पल्स है जो ये वापस से किसके हैं, तो ये आपके प्रेरणा के। वह अध्यापक से बच्चों को हिंदी सिखवाता है। सुरेश आज नौकर से गाड़ी धुलवाना। आज तुम विजय से चाय बनवाना। वो सेम एग्जाम्पल्स हैं जो पीछे रह गए थे। ठीक है, अब आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब कि पहले, यहाँ पे क्या हुआ, पहले। कालिक यानी कि काल या समय। अब यहाँ पे क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। अब इसका क्या मतलब है, तो क्या होता है, ये ऐसी क्रिया है जहां पे पहले एक क्रिया संपन्न होती है। पूर्व यानी कि पहले एक क्रिया संपन्न होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि जब किसी हिंदी वाक्य में एक समय में दो क्रियाएं हो रही हो और इन दोनों होने वाली क्रियाओं में दूसरी क्रिया पहली क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब ये आप परिभाषा पढ़ के कंफ्यूज, परिभाषा कॉम्प्लिकेटेड, तो आप ऐसे करो, जैसे वह खाकर सो गया। ठीक है, वह खाकर सो गया। अब आपके पास एक वाक्य है, वह खाकर सो गया। तो यहाँ पे क्या है, खाकर यानी कि पहले उसने खाना खाया, फिर वह सोने गया। यानी पहली क्रिया कौन सी संपन्न हुई, खाना खाने की, और फिर उसके सोने की। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आए, चलो इसको ऐसे इंडिविजुअल समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आपके लिए कंफ्यूजन आ रहा है। ठीक है, वह खा कर सो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वह खाकर सो गया, तो इसने पहले कार्य कौन सा किया, खाने का। ठीक है, क्या किया उसने, खाने का कार्य किया। ठीक है, और उसके बाद वो क्या हो गया, सो गया। ठीक है, तो सोने का कार्य किया। यहाँ पे दो कार्य संपन्न हो रही है, यानी कि यहाँ पे दो क्रिया आपको दिख रही है। अब दिमाग में आ सकता है कि दो क्रिया वाली बात तो हमने संयुक्त क्रिया में पढ़ा था, फिर ये पूर्वकालिक उससे अलग कैसे है। तो अलग इसलिए है क्योंकि हमने संयुक्त क्रिया में ये पढ़ा था कि हमारी जो दो क्रियाएं हैं वो आएंगी एक साथ, लेकिन कार्य एक संपन्न करेंगी। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में आपकी दो क्रियाएं, दो से अधिक क्रियाएं साथ में आएंगी और दो कार्य को संपन्न करेंगी। और जब तक पहला काम आपका समाप्त नहीं होगा तब तक दूसरा काम शुरू नहीं होगा। यानी पूर्व काल में जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि इस क्रिया के आने से पहले ये वाली क्रिया को संपन्न होना होगा। यानी कि अगर मैं कहती हूं वह नहाकर पूजा करता है, या फिर वह नहाकर खाता है, अब उसके खाने की क्रिया तब संपन्न होगी जब वो नहाएगा। यानी कि पहले ये नहाने की क्रिया संपन्न होगी, फिर उसके खाने की क्रिया होगी। यानी कि पूर्वकालिक क्रिया में पूर्व में एक क्रिया का संपन्न होना निश्चित है, उसके बाद दूसरा क्रिया जो है वहां पे शुरू होगी। यानी कि प्रथम क्रिया के समापन के बाद दूसरी क्रिया की शुरुआत होती है। यही परिभाषा में लिखा हुआ था कि दूसरी क्रिया के संपन्न होने से पूर्व प्रथम क्रिया का समापन निश्चित है। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया में वाक्य में आने वाले लिंग, पुरुष, वचन और काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सरल भाषा में कहें तो पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ होता है पहले पूर्ण होना। जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले क्या निश्चित है, पहले प्रथम क्रिया का संपन्न होना निश्चित है, उसके बाद ही आपकी दूसरी क्रिया जो है वो शुरू होगी। ठीक है, पूर्वकालिक के कुछ एग्जाम्पल, शंकर खाना खाकर सो गया, राधा खाना बनाकर नहाने गई, विक्रम फुटबॉल खेल कर दौड़ने गया, मोहन शराब पीकर खाना खाने गया, सीता नहाकर मंदिर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजों को वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं यहाँ पे, एक चीज आपको नोटिस करना होगा पहचानने के लिए कि यहाँ पे कर जुड़ा हुआ है। कर का मतलब क्या है, क्रिया संपन्न हो गई है। ठीक है,
अगर आपको किसी क्रिया के साथ कर मिल गया तो दिमाग में घुमाते रहिएगा कि ये पूर्वकालिक होनी चाहिए। हालांकि बहुत ईजी है पूर्वकालिक को पहचानना। पहचानने के लिए सिंपल सा है कि पहली क्रिया के संपन्न होने के बाद आपकी दूसरी क्रिया शुरू होगी। एक वाक्य में आपकी दो क्रियाएं होंगी, लेकिन प्रथम क्रिया संपन्न हो चुकी होगी और दूसरी क्रिया चल रही होगी, चलेगी या फिर चल रही थी। ठीक है, अब आते हैं नाम धातु क्रिया। ये इकलौती ऐसी क्रिया है जो संज्ञा, सर्वनाम और अगर हम बात करेंगे तो विशेषण के शब्दों से बनती है। यानी अब तक जितनी क्रिया आपने पढ़ा वो सारी की सारी क्रिया आपकी किससे बन रहे थे, तो धातु से। और अगर हम बात करेंगे तो नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से। जैसे हम बात करते हैं थप थप, थप थप से थपथपाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, चैट से चटियाना। तो ये क्या हो गया, आपके रूप में परिवर्तन आ रहा है। और ये शब्द कौन से हैं, तो ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द माने जाते हैं। हिंदी व्याकरण में जब भी हम किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगाकर कोई शब्द बनाते हैं तो वह नाम धातु कहलाती है। जैसे कि फिल्म से फिल्माना, बिगाड़ से बिगड़ाना, हाथ से हथियाना, अपना से अपनाना, पराया से परायापन, साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, लालच से ललचाना, चिकना से चिकनाना, लंगड़ा से लंगड़ाना, साठ से सटियाना। वो रिपीट हो गया। थप से थपथपाना, थर से थरथराना, कप से कपकपाना। अब ये क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जिनका हमने क्या किया है, रूपांतरण किया है। यानी कि इनका रूप परिवर्तित करके हम क्रिया के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी हथियाना, बतियाना, चटियाना, लतियाना, लंगड़ाना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कौन सी क्रिया के अंतर्गत, नाम धातु क्रिया के अंतर्गत। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से बनती है, तो नाम धातु। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि नाम धातु क्रिया का निर्माण किन शब्दों से होता है, तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। इकलौती क्रिया है जो अलग है, जिसके बारे में याद रखना आपके लिए बहुत इजी है। बाकी तो ऑब्वियस है, इजी है। सकर्मक और अकर्मक में आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो, बाकी तो पूरी की पूरी आपकी क्रिया जो है वो आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आपकी नाम धातु क्रिया जो है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्रिया का पद परिचय। तो जैसे हमने बात किया था, जब मैं संज्ञा की बात कर रही थी तो मैंने संज्ञा में कहा था कि क्या होता है कि हम किसी शब्द के विषय में बताते हैं कि शब्द, आपकी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वर्तमान में है, भविष्य में है, भूत में है। ठीक उसी तरीके से हम क्रिया का भी पद परिचय देते हैं। इसमें क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और आदि, वह शब्द जिसे क्रिया का संबंध है, ये सब हम बताते हैं। यानी मान लीजिए लिखता है, इस लिखता है का अगर मुझे परिचय देना है तो मुझे ये देखना होगा कि ये कौन से में है। अब लिखता है तो लिखता क्या होगा, ऑब्वियसली कि ये स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, पुल्लिंग है, मैं के साथ आ रहा है, लिखता है तो आपका क्या होगा, एक वचन है। यानी मुझे जब इसके परिचय के बारे में बताना होगा तो मैं देखूंगी कि ये जो आपका कर्ता है वो किस रूप में, एक वचन में है या बहुवचन में है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर हम बात करेंगे तो भूतकाल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में। तो ये सब देख करके जब हम किसी शब्द का परिचय देते हैं तो उसे हम पद परिचय कहते हैं। और जब हम क्रिया का परिचय देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया का पद परिचय कहेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सारे क्रिया को मिक्स करके है। जैसे कि महेश पत्र लिखता है। अगर हम बात करें, राम ही सदा लिखता है, अध्यापक छात्रों को पाठ पढ़ा रहा था, राम ने कृष्ण को पत्र लिखा। अब ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, क्रिया के हैं। और इसी के साथ आपका जो क्रिया का चैप्टर है वो समाप्त होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा, क्रिया की विशेषताएं, धातु, अकर्मक, सकर्मक, सब कुछ हमने अपनी इस क्रिया के चैप्टर को कंप्लीट करते हुए खत्म कर दिया है, यानी समझ लिया है। अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे जब हमारा विशेषण भी खत्म हो जाएगा, तब क्रिया, विशेषण, इन दोनों के एमसीक्यूज एक साथ कर लेंगे ताकि जो भी डाउट रहा हो वो एमसीक्यूज के थ्रू ही हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया है। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बता सकते हो कि किस सेक्शन पे हमें और भी बात करने की जरूरत है। इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे।
अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।